नमस्कार मेरे भाई, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं या भर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है खास। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा जोन है आपका सेफ जोन, पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे। अच्छा, पता है ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना सबसे कैलकुलेटिव काम है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी कोई क्रम बता दिया 1 से लेकर 14 तक और वही आप फिल करके चले आए, नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको मेडिकल फिट होना ज्यादा जरूरी है। उस पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए एक मेडिकल का क्राइटेरिया है खुद का, ठीक है। और वो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप उस मेडिकल के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है? तो आप उसका क्रम भरकर चले आओगे और हो सकता है पूरी तैयारी के बावजूद भी आपको जॉब ना मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा, रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है नोटिफिकेशन के साथ में ही कि अगर आप कोई पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और उसकी कट ऑफ भी आप क्लियर कर लेते हैं उस पोस्ट के लिए और बाद में आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए, तो फिर आपको किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हो सकता है आगे जाके रेलवे सुधार कर ले इस चीज में और आपको कुछ और भी पोस्ट दे दे, लेकिन अभी प्रेजेंट का स्टेटस यही है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय अपने मेडिकल फिट होने का भी पूरा ख्याल रखना है। तो फिर मेडिकल फिटनेस पर भी हम बात करेंगे और सैलरी पर भी बात करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कौन सा जोन है सेफ जोन। देखो, जितने भी जोन थे ना जो सेफ थे स्टार्टिंग में, वो सबसे ज्यादा अनसेफ बना दिए हैं टीचर्स ने ही, ये बताकर कि ये सेफ है, ये सेफ है, यहां से फॉर्म भरो, यहां से फॉर्म भरो। अब उन जोन से मैक्सिमम फॉर्म भरे गए हैं। तो आप समझिए, अगर किसी जोन से फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो अपने आप अनसेफ हो जाएगा। तो फिर आज हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच अपनाएंगे कि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो किस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए देखो, ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है 2019 और 2025 की आने वाली वैकेंसियों का, कि 2019 में किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और 2025 में कितनी है, फिर किस जोन का क्या कट ऑफ रहा था 2019 वाला। आइए डिस्कस करते हैं। देखो, जिन पर मैंने डबल टिक लगाया है ना, ग्रीन वाला, मेरे भाई ये थे सबसे सेफ जोन स्टार्टिंग में, लेकिन टीचर्स ने बच्चों को बता बता के सारी स्कीमें इनमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करा दिए। तो अगर आप अभी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इनमें फॉर्म मत डालना। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, तो काफी सेफ जोन था। अगर हम बात करें वैकेंसियों के अकॉर्डिंग, इसमें 2019 में 10,000 के लगभग वैकेंसी थी, 11,000 के लगभग, इस बार 5,000 के लगभग थी और कट ऑफ काफी कम गई थी, 62 पर गई थी। वैकेंसी भी अच्छी खासी है अगर कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है, और कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं गई थी। तो इस बार ये जोन सेफ था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म डल चुके हैं अब तक, तो अब ये आपके लिए सेफ नहीं बचा है। ऐसे ही सेम है आपके पास में गुवाहाटी जोन। इसमें भी वैकेंसी देखो, पहले 3,000 के समथिंग थी, अब 2,000 के समथिंग है और लास्ट कट ऑफ 60 पर गया था। इस बार इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं। तो अब आप सर किस में फॉर्म भरे फिर हम? तो जिन पर मैंने रेड लगाया, ये तो बिल्कुल खतरा है भाई, ये खतरा है। लास्ट ईयर भी खतरा था, इस बार भी खतरा है। जैसे अगर मैं बात करूं कोलकाता जोन की, तो भाई साहब कोलकाता जोन की कट ऑफ इतनी हाई रहती है, हर बार रहती है, इस बार भी रहेगी। तो फिर सर जिन पर मैंने सिंगल ग्रीन टिक लगाया है ना, सिंगल टिक, ये मध्यम लेवल वाले हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन ना रहा ना रहेगा, और इस बार भी इनको बहुत ज्यादा सेफ नहीं बताया गया, तो इनमें फॉर्म की संख्या भी कम ही है, मीडियम लेवल पर ही है। तो आप चाहें तो इनमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी जोन अनसेफ बन जाता है अगर वहां पर बहुत ज्यादा फॉर्म भर जाए, चाहे वैकेंसी कितनी भी ज्यादा हो। जैसे अभी कोलकाता जोन की बात करें तो एनटीपीसी का कल ही एक नोटिस जारी हुआ है कि एनटीपीसी में वहां पर 10 लाख से ऊपर फॉर्म भर गए, जबकि चंद वैकेंसियों के लिए एक वैकेंसी पर लगभग 20-22 हजार बच्चा फाइट कर रहा है एक सीट के लिए। तो कैसे सेफ रहेगा वो? तो जब फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर वहां पर कोई भी जोन सेफ नहीं रहेगा। तो जिन पे मैंने डबल ग्रीन टिक लगाया है ना, ये सेफ थे, लेकिन यहां पर फॉर्म बहुत ज्यादा भर चुके हैं, तो अब ये सेफ नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं तो जिन पे मैंने सिंगल टिक लगाया है, भोपाल आप भर सकते हैं, ठीक है, चेन्नई आप भर सकते हैं, मुंबई आप भर सकते हैं, बिलासपुर आप भर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जोन है जो सेफ जोन है। दूसरा एक और मैं सलाह दूंगा आपको, कभी कभी ये लगता है सर घर के पास रहना है, हमें तो दूर नहीं जाना है, घर के पास चाहिए हमें, तो रेलवे में आप घर से दूर भी चले जाओ जॉब लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। साल 1.5 साल में ट्रांसफर होकर आप अपने घर के पास आ सकते हैं, तो ये टेंशन मत लो, साल 1.5 साल की बात है, फिर ट्रांसफर होकर आप आ सकते हैं अपने पास में। तो आप कहीं भी फॉर्म भरें, चाहे वो आपके घर से दूर है, ठीक है, बस जॉब ले लो इस बार। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की। तो देखो, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो ये कि सर हमें तो बस यही जॉब चाहिए, आगे नहीं बढ़ना हमको, ठीक है, इसी में हमको बस बनकर रह जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये तो बस मुझे जॉब मिल जाए, एक बार स्टेबल हो जाओ, मुझे तो आगे की तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें कि किसमें कितना टाइम रहेगा, कैसी जॉब का स्टेटस है, सैलरी कितनी है, और सबसे बड़ी बात मेडिकल।
मेडिकल फिट हूं या नहीं। जैसे सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं पॉइंट्समैन की पोस्ट को प्रेफरेंस दें, मैं भी कहूंगा हाँ दें। क्यों? क्योंकि सैलरी काफी अच्छी है, 35,000 प्लस सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। जॉब भी सबसे हल्की है। क्या जॉब है? जॉब ये है इसमें कि झंडियां दिखाना है आपको, ग्रीन और रेड, ठीक है। दूसरा, जो लाइनें क्रॉस होती हैं वहां पर लाइनें क्रॉस करनी होती हैं आपको, ये काम है। तीसरा, आपने देखा होगा छोटे छोटे चेक पोस्ट जो होते हैं जहां पर वो फाटक गिराना या उठाना होता है, वो ये पॉइंटमैन के ही काम होते हैं। तो काम बहुत आसान है, पूरे दिन एकदम फ्री जैसा ही रहना है आपको, ठीक है भाई। लेकिन इसके लिए मेडिकल की जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो क्राइटेरिया दिया है वो दिया है A2। तो क्या आप इसे पूरा करते हैं A2 को? अगर आप A2 पूरा ही नहीं कर पा रहे तो फिर ये पोस्ट फिल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले जान लेते हैं ये हर पोस्ट के लिए। देखो जैसे यहां C1 है मेडिकल का स्टैंडर्ड, जैसे यहां पर स्टैंडर्ड क्या है B1 है, तो पहले ये जान लेते हैं कि A2 B1 C1 ये है क्या। चलो मैं आपको बताता हूं पहले, फिर आएंगे पोस्ट प्रेफरेंस पर। देखो भाई साहब, ये क्राइटेरिया क्या है, B1 क्राइटेरिया क्या है, B2 क्राइटेरिया क्या है, B3 क्या है, वो A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। जान लेते हैं इस चीज को। देखो सभी में एक चीज तो कॉमन है, क्या? फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, मतलब आपको सभी चीजों में फिजिकली फिट होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में विजुअल स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 6x6 या 6x6 चाहिए भाई साहब। A1 के लिए चाहिए 6x6। अब ये 6x6 होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता। तो ये होता है आपके लिए जब आपका विजुअल टेस्ट होता है ना, तो आपको एक ऐसे विजुअल टेस्ट के लिए आपको ऐसा एक चार्ट दिखाया जाता है। इस चार्ट से 6 मीटर दूर आपको खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो यह दर्शाता है आपकी जो भी आई साइड है वो 60x6 है। इस वाली लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो 36x6 है। अगर आप इस आखिरी वाली लाइन को पढ़ पा रहे हैं 6 मीटर दूर से, तो यह दर्शाता है 6x6 है। और आप अगर इसको पढ़ पा रहे हैं नीचे से सेकंड लास्ट को, तो यह 6x9 को दर्शाता है, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात आपकी? सबसे आखिरी वाली लाइन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो 6x6 है आपकी आई साइड। तो ये यहां पर A1 के लिए क्या चाहिए? 6x6 चाहिए। अच्छा, A2 के लिए देखो फिजिकली फिट तो ऑल रेस्पेक्ट्स में आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो आई साइड वाला विजुअल स्टैंडर्ड है वो यहां पर 6x9 भी चलेगा। 6x9 मतलब समझ रहे हो आप कि दूसरी वाली लाइन आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो नीचे से, तो चलेगा यहां पर। अच्छा, एक और चीज है इसमें, विदाउट ग्लासेस होने चाहिए दोनों ही कंडीशनों में। A1 और A2 दोनों में आपके चश्मे नहीं होने चाहिए। तो जिस बच्चे के चश्मे लगे हुए हैं वो प्लीज पॉइंट्समैन वाली पोस्ट को ना फिल करें। अच्छा, एक और चीज, लेजर सर्जरी किसी में भी फिट नहीं मानी जाएगी यहां पर। और बहुत सारे टेस्ट होंगे जो आपको करने होंगे आंखों से ही रिलेटेड, जिसमें क्या होगा आपका मेरे भाई, जिसमें आपका होगा कलर विजन होगा, बाइनोकुलर विजन होगा, आपका नाइट विजन होगा। ये और टेस्ट होंगे जो आपके यहां पर एकदम आपको क्वालिफाई करने होंगे। अच्छा, मैं बात करता हूं अगर A3 की, तो A3 में जो आपका आई विजन है ना, वो विजन स्टैंडर्ड 6x9 है, चलेगा। यहां पर अगर A3 की बात होती है तो विद और विदाउट ग्लासेस है, मतलब चश्मे लगे हैं तो भी चलेगा, चश्मे नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, B1 की अगर हम बात करें तो यहां भी विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब इसमें भी चश्मे वाले बच्चे फिल कर सकते हैं फॉर्म। और इसमें आपका आई विजन जो है वो 6x9 है तो भी चलेगा, और 6x12 है तो भी चलेगा, ठीक है भाई। 6x12 मतलब समझिए कि आप इस वाली लाइन को पढ़ पा रहे हैं अगर 6 मीटर दूर से, तो ये 6x12 को दर्शाती है, ये 6x6 को, ये 6x9 को, ये 6x12 को। आइए जी, अगर हम B2 की बात करें तो B2 में जो आपका आई विजन होना चाहिए 6x9 या 6x12 चलेगा, विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा, ठीक है। अच्छा, फिजिकली फिट ऑल रेस्पेक्ट्स में आपको होना होगा। इसमें सारी फिजिकल फिटनेस आपकी मानी जाएगी। अगर बात करें इसमें जो नोटिस दिया है उसमें तो छोटी छोटी बातें भी लिखी हैं, लेकिन इतना डी ग्रुप में ज्यादा चीजें स्ट्रिक्टली नहीं होती हैं। उसमें तो बोल रहा है पाइल्स भी नहीं होना चाहिए, उसमें बोल रहा है दाद खाज खुजली भी स्किन पर नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें वहां पर इग्नोर कर दी जाती हैं, ठीक है। आइए जी, यहां पर अगर मैं C1 की बात करता हूं तो इसमें जो आपका आई विजन है वो 6x12 है तो भी चलेगा, और 6x18 है तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी सारी फिटनेस आपकी होनी चाहिए, और यहां भी विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा है या चश्मा नहीं है। तो आप किस किस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। जैसे पॉइंट्समैन की बात करूं तो वहां पर आपसे A2 स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल चाहिए आपको, A2 का। और A2 में क्या मांगा है? 6x6 या 6x9 मांगा है, लेकिन विदाउट ग्लास, चश्मे नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आप
फिजिकली यहां पर मेडिकली फिट है तो आप इसको फिल करेंगे नंबर 1 पर। अब आप अपने मेडिकल के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंस को आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं जनरली बना के लाया हूं ये सोच के कि आप मेडिकली फिट हैं सब लोग। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो फिर इसको थोड़ा सा पीछे कर देना, सबसे आखिरी में डाल देना इसको, अगर आप ये वाले मेडिकली फिट नहीं हो पा रहे हैं तो। इसके बाद में आपको क्या करना है, असिस्टेंट वर्कशॉप। देखो वर्कशॉप की जॉब जो है ग्रुप डी में काफी अच्छी जॉब है पॉइंट्समैन के बाद में। ठीक है भाई, भाग दौड़ नहीं करनी है, एक जगह स्टेबल रहना है आपको। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा थकान मतलब स्ट्रेसफुल जॉब नहीं करनी है, तो ये जॉब बेहतरीन है। वर्कशॉप में आप रहेंगे बस, ठीक है, वहीं 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी है मजे से। एक जगह से आप अपनी पढ़ाई पर भी आगे ध्यान दे सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी है इसकी, 31,000 प्लस आपकी यहां सैलरी हो जाती है। और मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर C1 मांगा है, अभी मैंने आपको शो किया है ना सारे, आप वहां से चेक करते जाएंगे। आइए उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट प्रेफरेंस देना है वो देना है असिस्टेंट लोको साइड को, जिसमें डीजल और आता है आपका इलेक्ट्रिकल। इन दोनों में सैलरी बहुत अच्छी है भाई। आपकी जो सैलरी आपकी इन हैंड आएगी वो 43,000 से ऊपर सैलरी आएगी दोनों में। और मेडिकल जो स्टैंडर्ड है यहां पर B1 चाहिए, B1। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट प्रेफरेंस जो आपको रखना है उसके बाद में वो रखना है असिस्टेंट TLAC। ठीक है, वर्कशॉप। ये वर्कशॉप के अंदर की ही जॉब है, मतलब आपको भाग दौड़ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेन में जाके आपको ट्रेन के साथ साथ जाना है। और ट्रेन में यहां पर क्या होगा, वर्कशॉप के अंदर ही आपको TL और AC से रिलेटेड चीजों को सुधारना है, सही करना है। वर्कशॉप में रहेंगे, एक जगह पर स्टेबल रहेंगे। और यहां पर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 चाहिए, सैलरी भी अच्छी खासी है। ठीक है, 43,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो जिन पर वर्कशॉप लिखा है ना, समझ जाइए वो आप एक जगह स्टेबल रहेंगे। और जिन पर वर्कशॉप नहीं लिखा है, जैसे सेम पोस्ट है लेकिन इस पर वर्कशॉप नहीं लिखा है, इसका मतलब है आपको ट्रेन के साथ भी जा सकते हैं आप। कोई ट्रेन यहां से चलकर मतलब 2000 किलोमीटर दूर तक जा रही है मान लो, तो आप ट्रेन के साथ जाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि स्टेबिलिटी नहीं होगी जॉब में, स्ट्रेस ज्यादा हो ही जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, आप अपनी अगली पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर प्रेफरेंस देना है तो वर्कशॉप वालों को पहले प्रेफरेंस दें आप। सैलरी इसकी भी सेम है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 हो तो भी चलेगा कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए C1 है। आइए जी, इसके बाद में आपका आ जाता है असिस्टेंट SNT। ये आपको ये वाला व्यक्ति जो दिख रहा है ना, ये इंजीनियर्स वगैरह को असिस्ट करता है बस। ठीक है, इंजीनियर्स के साथ रहेगा, इंजीनियर्स की हेल्प करेगा, ये पोस्ट होती है इसमें। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1 C1, और सैलरी आपको अच्छी खासी 40,000 के समथिंग सैलरी यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद की मैं बात करूं तो ये आप 8वें प्रेफरेंस पर इसको रख सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से। इसके लिए क्या करना है आपको, अब देखो इसके बाद वाली जितनी भी मैंने प्रेफरेंस डाली है ना, उनकी सैलरी कम होती जा रही है। इससे पहले की सैलरी अच्छी खासी थी, तो आप सैलरी भी तो देखते हैं ना प्रेफरेंस देते समय, कि जब जॉब करें तो एक अच्छा खासा अमाउंट जेब में आए, तो मैंने उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस दिया है। अच्छा, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1 C1, और उसकी सैलरी लगभग 25,000 से ज्यादा आपके पॉकेट में आएगी। अब इसके बाद की जितनी भी जॉब है वो वही है, 25 के समथिंग सैलरी उनमें रहने वाली है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को मेडिकल जो चाहिए वो चाहिए मेडिकल B1 चाहिए, सैलरी लगभग 25,000 के समथिंग आएगी। अच्छा, ये आ गया आपका असिस्टेंट ब्रिज। इसका काम क्या होता है, देखो यहां से आगे थोड़े डेंजर वाले और ऐसी जॉब्स हैं जिसको एक पढ़ा लिखा बच्चा करने में थोड़ा सा झिझकेगा। ठीक है भाई, ये क्या होता है, जैसे कि रेलवे के पुल आपने देखे होंगे, ब्रिज, तो जो ब्रिज को बना रहे होते हैं ना, ये वो व्यक्ति होते हैं। इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1, सैलरी वही 25,000 के समथिंग आपको मिलेगी, तो इनको मैंने बाद में ही रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर, ये एक और जॉब है असिस्टेंट TRD। भाई ये थोड़ा खतरे से भरी हुई है, जिसमें कि बिजली की लाइनों से रिलेटेड काम होता है इसमें। ठीक है, तो इसको भी मैंने बहुत बाद में रखा है, आप भी इसको चाहे तो और एंड में डाल दें, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। ये सबसे खतरे भरी जॉब है इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1, सैलरी वही है 25,000 के समथिंग इसमें भी। अच्छा, ये है असिस्टेंट पीवे। इसमें क्या होता है, आपने देखे होंगे ना, जो पीली पीले से जैकेट डाल के जो लाइंस पर काम करते हैं, पीवे क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लाइनों के बीच में ये जो आपने ये देखे होंगे ना पोल जैसे बीच बीच में, ठीक है, ये होते हैं पीवे। इनका सुधार करना, इनकी डिस्टेंस देखना, इनमें बोल्टर डालना, ये सब करने वाला काम होता है। ठीक है, इसकी सैलरी भी वही 25,000 के समथिंग है, और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए। इसके बाद में आपके पास में ये आ जाता है ट्रैकमैन वाला काम, जो आपने देखा होगा ट्रैक पर जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती हैं कि ट्रैक्स बिछाने, ट्रैकों को लगाना, सही से मेंटेन करना, ये जॉब, इसके लिए जो आपका मेडिकल
स्टैंडर्ड है वो A3 है और सैलरी वही 25,000 के समथिंग है। मैंने इनको बिल्कुल एंड में रखा है क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा ऐसा जॉब करना प्रीफर नहीं करता है। वैसे कुछ प्राइवेट कंपनियों को ये काम दिया जाना है इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप लोग इनको थोड़ा सा बाद में ही रखेंगे, ये भी आप लोग इसको भी बाद में ही रखेंगे काम को, इसके लिए भी B1, ठीक है, सैलरी वही 25 के समथिंग। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जोन हमें कौन सा फिल करना है, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया है, सैलरी और जॉब में कितना आराम है, कितना काम है, उसको लेते हुए, लेकिन आप इस प्रेफरेंस में थोड़ा सा चेंज आगे पीछे कर सकते हैं अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए, ठीक है भाई साहब। बाकी आपके सामने ये पूरा मैंने प्रेफरेंस यहां लिख दिया है सही से। जोन मैंने क्या बताया आपको, जोन अभी आप लोग ना मीडियम वाले जोनों में भरना। देखो मीडियम में कोई भी भरने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा, वही सब लोगों को सेफ जोन सेफ जोन सेफ जोन चाहिए होता है, और वहां फॉर्म इतने ज्यादा फिल हो चुके हैं कि वो अब सेफ नहीं बचे हैं। तो जिन पर मैंने सिंगल ग्रीन लगाया है, आप इनमें से किसी पर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। आई थिंक इससे आपको काफी गाइडेंस मिला होगा, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि आपके फॉर्म फिल करने के लिए कौन सा जोन आपका सेफ जोन होने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी फिल करनी है आपको, मेडिकल के अकॉर्डिंग अपना, सैलरी किस में कितनी रहनी है। तो मेरे भाई इस चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ो। यहां पर मैंने एक सीरीज भी चला रखी है इसी चैनल पर, 20 दिन 200 रेलवे के लिए, जिसमें मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म करा रहा हूं पूरा कंप्लीट। तो आप उस सीरीज का भी फायदा उठाइए, उससे भी जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद।